नमस्कार विद्यार्थियों। बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में मैं आपको आज तिलक के समाज सुधारक से संबंधित विचारों के बारे में बताऊंगी। पूर्व के व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से तिलक एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने न केवल सामाजिक स्वरूप को बदलने की बात कही, वरन उन्होंने राजनीतिक स्वरूप जो भारत का था उसको चुनौती दी। स्वराज्य प्राप्ति के साधन के रूप में उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा की बात करके उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन के रूप में अपना परिचय दिया। कई या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उग्रवादी थे, हिंसावादी थे, आतंकवादी थे। और वैलेंटाइन शिरोल है, उन्होंने तो आरोप तक लगा दिया कि तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण किया। और ऐसा भी कहा गया कि तिलक बल प्रयोग के सिद्धांत में विश्वास करते थे। लेकिन ये पर्याप्त सत्यता नहीं है इन बातों में। हम नहीं कह सकते कि तिलक एक आतंकवादी के रूप में थे या हिंसात्मक आचरण को उन्होंने अपनाने का समर्थन किया। ये कहना उचित नहीं है। स्वराज्य के लिए समर्पित इस महामना को नैतिक आधार पर क्रांतिकारी साधनों को अपनाने से परहेज नहीं था, लेकिन वे इस देश की जनता और देश की परिस्थितियों से भलीभांति परिचित एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे। सन 1857 के विद्रोह की सफलता का उन्हें ध्यान भी था। उन्होंने 1876 से 80 के वर्षों में मराठा क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के के प्रयासों को विफल होते हुए भी देखा था, और वे जानते थे कि भारत में परिस्थितियां हिंसात्मक मार्ग को अपनाने के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। वे जानते थे कि यत्र तत्र सरकारी अधिकारियों की हत्या देश को स्वतंत्रता के मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं ले जा सकती। अतः उन्होंने कभी भी हिंसक कार्यों को प्रोत्साहित नहीं किया और एक से अधिक अवसरों पर क्रांतिकारियों को संयत रखने का प्रयास किया। तो इस बात में कोई सच्चाई हमें नज़र नहीं आती कि वे हिंसावादी थे या उन्होंने हिंसक मार्ग को अपनाया। शिरोल ने आरोप जरूर लगाया, लेकिन कहीं भी किसी भी परिस्थिति में वो भारतीय अशांति के जनक नहीं रहे। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जो क्रांति की, जो सरकार का विरोध किया, वो वाकई बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित व्यक्ति के लिए ऐसा कहना कतई उचित प्रतीत नहीं होता। उन्होंने जन मन के मन और मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति गहरी चाह उत्पन्न करने का कार्य किया, और उन्होंने कहा भी था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर भी रहेंगे। तो इस तरह की प्रेरणा देने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी को हम हिंसावादी नहीं कह सकते। ये तो वो महान विद्वान थे जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को स्वतंत्र होने के लिए जगा दिया था। इसी संदर्भ में हम आगे, जैसे तिलक ने समाज सुधार के संबंध में अपने क्या विचार व्यक्त किए उस पर चर्चा करेंगे। तिलक और आगरकर दोनों ही ओजस्वी व्यक्ति थे और दोनों ने सार्वजनिक जीवन में साथ साथ ही प्रवेश किया, लेकिन समाज सुधार के संबंध में दोनों के बीच मतभेदों का उदय हो गया। समय के साथ ये मतभेद गंभीर भी होते गए और शीघ्र ही इनमें संबंध विच्छेद भी हो गया। इस संबंध विच्छेद के साथ ही समाज सुधार के संबंध में तिलक के दृष्टिकोण पर बहुत अधिक विवाद प्रारंभ हो गए। आलोचक इतना कहने लगे कि तिलक सामाजिक जीवन में सुधार के विरोधी हैं। इन आलोचकों द्वारा कुछ घटनाओं का उल्लेख भी किया जाता है, जैसे शारदा सदन विवाद, अक्टूबर 1890 की चाय पार्टी की घटना,
तिलक ने 1891 ईस्वी के सम्मति आयु विधेयक का विरोध भी किया था, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था। तो वास्तव में तिलक समाज सुधार के विरोधी नहीं थे, वरन इसके नितांत विपरीत वे सामाजिक जीवन में सुधार के समर्थक थे। और बहुत सारी बातों में हम इसे देख भी सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले समाज सुधार की तुलना में राजनीतिक स्वतंत्रता को उन्होंने प्राथमिकता दी। तिलक और आगरकर के बीच मतभेद का प्रमुख मुद्दा यही था कि समाज सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता, इन दोनों में से प्राथमिकता किसको दी जाए। आगरकर का विचार था कि समाज सुधार राजनीतिक प्रगति की पूर्व शर्त है और सामाजिक जीवन में बुद्धि तत्व का समावेश हो गया तो फिर राजनीतिक समस्याओं को हल करना संभव हो सकेगा। इसके विपरीत तिलक की मान्यता थी कि सबसे प्रमुख समस्या देश की परतंत्रता है, अतः हमारे द्वारा अपनी समस्त शक्ति देश की स्वतंत्रता का वातावरण बनाने में लगा दी जानी चाहिए। यदि इस विदेशी शासन को समाप्त नहीं किया जा सके तो इस विदेशी शासन की शक्ति को यथासंभव कम अवश्य ही किया जाना चाहिए। देश के स्वतंत्र हो जाने पर जनता द्वारा निर्वाचित विधायक स्वतंत्र आलोचना के वातावरण में सामाजिक परिवर्तन की समस्याओं पर उचित निर्णय ले लेंगे। तो तिलक देश की स्वतंत्रता के महान कार्य के प्रति समर्पित थे। यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण वे अपनी और देश की समस्त शक्ति इस एक ही कार्य में लगा देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मुक्ति जब हमें मिल जाएगी तो स्वतः ही समाज की कुरीतियों से भी मुक्ति हमें मिल जाएगी, हम निश्चित रूप से वो प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात, समाज सुधार कार्य में ब्रिटिश शासन और विदेशी नौकरशाही के हस्तक्षेप का विरोध उन्होंने किया। 19वीं सदी के हिंदू समाज सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज सामाजिक जीवन में सुधार हेतु सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के विरुद्ध नहीं थे। इस आंदोलन के लिए उन्होंने सरकार से आग्रह किया और सरकार की सहायता भी की, लेकिन समाज सुधार के संबंध में तिलक का दृष्टिकोण थोड़ा अलग रहा था। उनका कहना था कि यदि ब्रिटिश शासन और नौकरशाही को सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने दिया गया तो इससे ब्रिटिश शासन की शक्ति का प्रसार होगा। अतः स्वतंत्रता प्रेमी तिलक इस स्थिति को अच्छा नहीं समझते थे। राष्ट्रवादी तिलक को यह बात अपमानजनक भी लगती थी कि हिंदू लोग नौकरशाही के समक्ष जाकर उनसे समाज सुधार कानून बनाने की याचना करें। क्या हिंदू इतने पतित हो गए हैं कि वे अपनी सामाजिक समस्याओं को भी नहीं सुलझा सकते? याचक प्रवृत्ति से स्वराज्य की नैतिक तथा बौद्धिक नींव कमजोर होगी। इसी आधार पर उन्होंने 1891 ईस्वी के संपत्ति आयु अधिनियम का विरोध भी किया था। तिलक बाल विवाह के विरुद्ध थे, किंतु यह नहीं चाहते थे कि बाल विवाह को बंद करने के लिए विदेशी नौकरशाही कानून बनाए। तिलक समाज सुधार के लिए आवश्यक कानून निर्माण के विरोधी नहीं थे। वे विदेशी शासन द्वारा इस क्षेत्र में हस्तक्षेप और कानून निर्माण के विरुद्ध थे। तो यदि देश स्वतंत्र होता और जनप्रतिनिधियों की सरकार होती है तो इस संबंध में निश्चित रूप से वो स्वतः ही अपने अनुसार जितने भी समाज सुधार के कानून हैं वो सब बनाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तिलक जो थे वो ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने कभी समाज सुधार का विरोध नहीं किया और वो कर भी नहीं सकते थे। वो केवल इतना चाहते थे कि ये जो समाज सुधार से संबंधित जितने भी कानून हैं उनका निर्माण भारत स्वतंत्र होकर भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा इनका निर्माण किया जाए। समाज सुधार कार्य धीरे धीरे और जनमत निर्माण से ही संभव हो सकता है, ऐसा तिलक का विचार था। तिलक का विचार था कि समाज सुधार का कार्य स्नेह और व्यक्तियों की मनोभावनाओं में परिवर्तन करते हुए ही संभव है। समाज सुधार कभी भी थोपे नहीं जा सकते। यह कार्य तो शिक्षा की प्रक्रिया के आधार पर धीरे धीरे संभव है। और उनका विचार था कि सामाजिक जीवन के प्रसंग में जो भी जनभावना है उसका आदर किया जाना चाहिए और उसमें धीरे धीरे ही परिवर्तन की कोई चेष्टा की जानी चाहिए। तिलक ने सन 1890 की चाय पार्टी की घटना के संबंध में प्रायश्चित करने का कार्य लोक भावना का आदर करते हुए ही किया था।
तो इस तरह से उन्होंने कहा धीरे धीरे जनमत निर्माण से शिक्षा के द्वारा अपने आप समाज का सुधार हो जाएगा। पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाइयत के प्रचार का विरोध। तिलक सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन वे पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाइयत के प्रचार के निश्चित रूप से विरोधी थे। तिलक का विचार था कि लड़कियों को शिक्षा तो अवश्य दी जानी चाहिए, किंतु वे उन्हें पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगने के विरोधी रहे हैं। शिक्षा समाज का या शिक्षा समाज के आजीवन सदस्य बन गए। तिलक से ये बात भी छिपी हुई नहीं थी कि ईसाई लोग समाज कार्यों की आड़ में कुटिल तरीकों से धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं। सन 1889 में अमेरिका से लौटते ही रमाबाई ने जब पहले मुंबई में और उसके बाद पूना में विधवाश्रम खोला, तब तिलक ने अमेरिका की वित्तीय सहायता से खोले गए विधवाश्रम का विरोध किया था। तिलक को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मिशनरियों के द्वारा लड़कियों का आश्रम खोला जाए, क्योंकि वे जानते थे कि धर्मनिरपेक्षता का ढोल कितनी ही बार क्यों न पीटा जाए, अंततोगत्वा इस प्रकार का आश्रम धर्म परिवर्तन का केंद्र अवश्य बन जाएगा। तो इस तरह की आशंकाएं उन्हें रहती थी और जिसका विरोध वे हमेशा करते थे। तिलक हिंदू समाज को कमज़ोर करने वाली बुराइयों से परिचित थे, उन्हें मिटाना भी चाहते थे, पर समाज सुधार की पद्धति के संबंध में उनके विचार पश्चिम से अत्यधिक प्रभावित जितने भी समाज सुधारक थे, जैसे गोखले हैं, आगरकर है, मालाबारी हैं, उनसे मेल नहीं खाते थे। हिंदू सामाजिक प्रणाली के महान मूल्यों में उनकी गहन आस्था भी थे। वे भारतीय समाज की प्रगति भारतीय आदर्शों के अनुरूप चाहते थे। तिलक बहुत से ऐसे अवसरों पर और स्पष्ट रूप से अपने समाज सुधार विषयक दृष्टिकोण का उन्होंने परिचय भी दिया, और ये अस्पृश्यता प्रथा के पूर्णतः विरोधी थे। गणेश उत्सव के जुलूसों में नीची जातियों के लोगों को ऊंची जातियों के सदस्यों के साथ साथ अपनी अपनी गणेश प्रतिमाएं लेकर चलने की आज्ञा थी, और विभिन्न जातियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उन्होंने दलित वर्ग संघ के कार्य में सहयोग देने का वचन भी दिया था। इस संगठन के मार्च 1918 के बम्बई अधिवेशन में तिलक ने घोषणा भी की थी कि सभी भारतवासी एक ही मातृभूमि की संतान हैं और अस्पृश्यता को किसी भी नैतिक या आध्यात्मिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, अतः अस्पृश्यता का अंत हो जाना चाहिए। यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी कतई मान्यता नहीं दूंगा। ऐसे महान विचार रखने वाले तिलक वास्तव में भारत के लिए एक वरदान साबित हुए। भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए उन्होंने जो कार्य किए वो सदैव स्मरणीय रहेंगे। समाज सुधार के संबंध में तिलक ने कुछ प्रस्ताव भी दिए थे 1890 में, जिसमें जैसे लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और लड़कियों की विवाह की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष विवाह ना करें, और यदि वे विवाह करना ही चाहें तो विधवा से विवाह करें। विवाह उत्सव पर मद्यपान बंद कर दिया जाना चाहिए। दहेज का चलन रोक दिया जाना चाहिए। विधवाओं को विरूप नहीं किया जाना चाहिए। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए। जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए। शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए। प्रत्येक समाज सुधारक अपनी मासिक आय का 1/10 भाग का सार्वजनिक कार्य में खर्च करे। तो इस तरह से ये जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, जो धार्मिक और सामाजिक सुधारों के प्रति बहुत ही एक रुचिकर विचार हमें लगते हैं। उनका अपना एक अलग दर्शन था। वे समाज सुधार भी चाहते थे, और इतना ही नहीं, उन्होंने जो भी अपनी आवाज़ रखी जनता के सामने समाज सुधार के संबंध में, वो बुलंद आवाज़ के रूप में सभी के सामने इन समस्याओं को दूर करने की बात उन्होंने कही।
इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगेगा तो मैं उसको भी कभी मान्यता नहीं दूंगा। तो ऐसे विचार रखने वाले तिलक, ऐसे स्वतंत्रता संघर्ष करने वाले तिलक, राजनीति विज्ञान के जितने भी हम भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ते हैं उनमें निश्चय ही अपना एक अलग स्थान रखते हैं।